पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फैंगजियान वैली का वो मास्टर अपने सभी साथियों के साथ जाओ फेंग और जिन के पीछे पड़ गया था। हालांकि फिर जाओ फेंग और जिन दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ मिलकर काम करेंगे। अब इस तरह से वो दोनों उन सभी की नजरों से गायब हो जाते हैं। लेकिन अभी वो फैंगजियान वैली से बाहर नहीं निकले थे और वैसे भी यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि अब वैली के चारों तरफ गार्ड्स खड़े हुए हैं। लेकिन जिन जाओ फेंग से कहती है कि हम यहाँ इन लोगों के बारे में जानने रुके थे, इसलिए ये मैं कर सकती हूँ। इस पर जाओ फेंग कहता है कि ठीक है। अब वो दोनों मिलकर काम करते हैं और जब वो मास्टर अपने सभी गार्ड्स के साथ इन्हें ढूंढते हुए आता है तो जाओ फेंग उसका ध्यान भटकाता है और उसे अपने पीछे उस जगह से दूर ले जाता है जिससे जिन को टाइम मिल गया था उन सभी गार्ड्स में से किसी एक को अपने मैजिक में फंसाने का। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन ने अभी उन गार्ड्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर से पकड़ रखा था और उस पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर दिया था जिससे वो उससे हर चीज पूछ सकती है। अब सबसे पहले वो पूछती है कि आखिर तुम लोगों को हम दोनों की लोकेशन पता कैसे चली। इस चीज पर वो गार्ड उसे एक पट्टी निकाल कर दे देता है। अब जिन पूछती है कि आखिर ये क्या है, तो इस पर वो गार्ड कहता है कि ये खास तरह की पट्टी है, अगर तुम इसे ब्रेक करोगी तो 10 माइल दूर से भी हमें तुम्हारे होने का पता लग जाएगा। इसकी मदद से हमने अभी तुम्हारा पता लगाया था। वैसे अब तभी जाओ फेंग भी वहाँ पर आ जाता है और जिन से कहने लगता है कि क्या तुमने सारी चीजें पूछ ली। जिस पर जिन कहती है कि देखो मैं कुछ भी कहूँगी तो तुम शायद पूरी तरह मुझ पर यकीन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारे सवाल तुम खुद पूछो। अब इतना सुनते ही जाओ फेंग खुद ही उस गार्ड को खींच लेता है और उससे सवाल करने लगता है। सबसे पहले वो उन बेल्स के बारे में पूछता है जो उनके वहाँ पर पहुँचते ही शोर करने लगी थी। अब इस पर वो गार्ड बताता है कि उसमें से एक सीक्रेट और खास फॉर्मेशन का यूज किया गया है। यहाँ वो ये भी बताता है कि उसे रोकने के लिए इन्हें ग्रेट डॉल्फिन को ढूंढना होगा। वैसे अब जाओ फेंग के और भी ज्यादा डिटेल में पूछने के बाद वो बताता है कि उस फॉर्मेशन को गोल्डन बेल फॉर्मेशन कहा जाता है और वो किसी खास पीस को देखकर और उससे इंस्पायर होकर बनाया है। वो पीस किसी भी अननोन आइडेंटिटी को सेंस करते ही अलर्ट हो जाता है। वैसे अब जिन फोर्स के साथ उससे ये भी पूछती है कि आखिर वो ग्रे डॉल्फिन उन्हें मिलेगी कहाँ। लेकिन इस पर वो गार्ड कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि इस बारे में सिर्फ सीनियर्स या बड़ी पोजीशन वाले लोग ही जानते हैं। वैसे अब जाओ फेंग गार्ड से कहता है कि तुम फिश मास्टर्स के बारे में क्या जानते हो और वो तुम्हारे वैली के मास्टर से बात क्यों कर रहे थे। अब ये सुनकर वो गार्ड तुरंत ही कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, वैसे भी मैंने अभी तक किसी भी फिश मॉन्स्टर को नहीं देखा है। अब ये बात जाओ फेंग को भी सही लगती है, इसलिए वो कहता भी है कि इस तरह के रेगुलर डिसाइपल्स को ये चीज पता नहीं हो सकती। वैसे अब जाओ फेंग जिन से कह रहा था कि बताओ अब हम क्या करें, तो इस पर जिन कहने लगती है कि आज तुम ही लीडर हो, इसलिए तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अब जाओ फेंग कहता है कि ठीक है, फिर हम रात होने पर ही फिर से कोशिश करेंगे उस ग्रेट डॉल्फिन को ढूंढने की। बस अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वहाँ वो मास्टर अपने सभी गार्ड्स के साथ पहले लीडर से मिलने के लिए आया था, जहाँ उसकी मुलाकात ली से भी होती है। ली देखता है कि उन गार्ड्स में एक गार्ड कम है, पर फिर जब वो इसके बारे में पूछता है तो इस पर वो मास्टर कहता है कि चिंता मत करो, इस बारे में मैं खुद ही लीडर को बता दूंगा, तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। वैसे अब इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर से सीन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लगभग रात हो चुकी थी, इसलिए जाओ फेंग और जिन अभी जंगल में बैठकर खाना पका रहे थे, लेकिन आग से जिन थोड़ी घबरा रही थी, इसलिए जाओ फेंग उसकी मदद करता है। अब पहले तो जिन थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब जाओ फेंग उसे वो खाने के लिए देता है तो उसे वो चीज बहुत ही अच्छी लगती है और वो उसकी तारीफ भी करती है। लेकिन उसके वर्ड सुनकर जाओ फेंग को बायू की याद आ जाती है, क्योंकि पहली बार जब जाओ फेंग ने बायू को भी यही चीज खाने को दी थी तो उसने भी यही सेम कहा था जो अभी जिन कह रही है। वैसे अब यही सोचते हुए जाओ फेंग कहीं खो जाता है, जिस दौरान जिन उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसने अभी अपनी एनर्जी भी एक्टिवेट कर ली थी। अब पता नहीं वो अटैक करने वाली थी या कुछ और, क्योंकि जब वो आगे बढ़ती ही है तभी जाओ फेंग होश में आ जाता है और उसे वहीं रोक देता है, जिस पर जिन कहने लगती है कि तुम थोड़े अलग लग रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी सी हैरान थी। अब तभी उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दोनों ही आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। वैसे जिन कह रही थी कि लगता है कि वो लोग हमें ही ढूंढने के लिए आ रहे हैं, पर इस चीज पर जाओ फेंग कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे उन फिश मॉन्स्टर्स की स्मेल आ रही है। अब जिन कहने लगती है कि फिर तो हमें उन्हें देखने जाना चाहिए, लेकिन इस पर जाओ फेंग कहता है कि नहीं, मैं साथ नहीं जा रहा, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, इससे तुम वहाँ पर नजर भी रख पाओगी।
तब तक मैं उस ग्रेट डॉल्फिन का पता लगाता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ वो सभी गार्ड्स उन फिश मॉन्स्टर्स को रोके हुए थे। अब देखा जाए तो भले ही वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों ही ग्रुप्स के बीच आपस में किसी कारण के चलते बन नहीं रही है, इसलिए माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा था। और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए जिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन फिश मॉन्स्टर्स पर हमला करती है, जो चीज वो फिश मॉन्स्टर नहीं समझ पाता, और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। वैसे दूसरी तरफ हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो अभी ज़ायू के साथ आगे बढ़ रहा था। वो अभी गोल्डन बेल से कुछ दूरी पर था। वो जानता है कि अगर वो उन बेल्स के पास गया तो वो तेजी से शोर करने लगेंगी। अभी वो बस उस तरफ नजर रखे हुए है, लेकिन फिर इतने में ही ज़ायू की आंखें ग्लो करने लगी थी और उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। ये असल में उस ग्रेट डॉल्फिन की ही एनर्जी थी। तभी सामने लगी लैंटर्न के अंदर से भी एक एनर्जी निकलकर वहाँ से भागने लगती है, जिससे जाओ फेंग समझ जाता है कि ये वही ग्रेट डॉल्फिन है। इसलिए वो ज़ायू के साथ उसी एनर्जी के पीछे जाने लगा था। पर फिर जब वो गोल्डन बेल्स के कांटेक्ट में आता है तो वो शोर करने लगती हैं, जिससे सभी गार्ड्स को भी पता लग जाता है और वो इनके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन ये दोनों भी उनसे बचते हुए भाग रहे थे। वैसे उस ग्रेट डॉल्फिन को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी जाओ फेंग और ज़ायू आगे बढ़ते जा रहे थे। अब उस दौरान वो रास्ते में मिलने वाले गार्ड्स को भी खत्म कर देते हैं। साथ ही जाओ फेंग उनमें से एक गार्ड से उसके कपड़े भी ले लेता है। वैसे अब हम देखते हैं कि उन गार्ड्स ने जाओ फेंग को घेर लिया था। उन्हें लग रहा था कि वो अब जाओ फेंग को पकड़ लेंगे, लेकिन जब वो उस कपड़े के पास पहुंचते हैं तो वो कपड़ा अचानक से उठने लगता है और जब वो कपड़ा हटता है तो वहाँ पर तो असल में ज़ायू था। उन्हें यहाँ जाओ फेंग कहीं भी नहीं दिख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम वहाँ जाओ फेंग को देखते हैं, जो कि अभी एक स्टोन के पास था। अब भले ही उस स्टोन में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन गौर करने की बात ये थी कि उस स्टोन की आंखें हिल रही हैं, जो चीज जाओ फेंग नोटिस कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। ये असल में वो ग्रेट डॉल्फिन है। अभी जैसे ही जाओ फेंग उसे पकड़ता है तो वो अचानक से एक क्रिएचर में बदल जाता है, जो क्रिएचर बहुत ही रेयर था और जाओ फेंग ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम फिर से उन फिश मॉन्स्टर्स की फाइट के पास आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी सभी ह्यूमंस ने भी डिसाइड कर लिया था कि अगर ये फिश मॉन्स्टर लड़ना ही चाहते हैं तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। वैसे इस लड़ाई में दोनों ही तरफ से लोग मारे जा रहे थे, लेकिन फिश मॉन्स्टर्स के पास थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए वो ताकतवर साबित होते हैं। पर फिर तभी वहाँ पर रीइंफोर्समेंट आ जाती है, जिनके साथ में ली और वो मास्टर भी आया हुआ था। अब यहाँ ली तुरंत ही अपनी पार की मदद से एक लाइन खींचता है और ह्यूमंस और फिश मॉन्स्टर्स के बीच आग लगा देता है, जिससे दोनों ही तरफ लोग रुक जाते हैं। अब इसके बाद वो उस मास्टर को वहाँ पर छोड़कर कहता है कि मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर संभालिएगा और देखिएगा कि अब और कोई जान ना जाए। बस अब यहाँ से सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो कि ज़ायू के साथ अभी एक दूसरी जगह पर आ गया था और छुपकर किसी की बातें सुन रहा था। लेकिन उसी दौरान अचानक से ज़ायू थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है और उसकी आंखें फिर से गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती हैं। साथ ही इसके बाद अचानक से ज़ायू की बॉडी से वो डेमनिक ऑरा निकलने लगता है, जो कि कुछ समय पहले जाओ फेंग की बॉडी से निकल रहा था। अब जाओ फेंग इसे देखकर समझ जाता है और तुरंत ही उस डेमनिक ऑरा को कंप्रेस करने लगता है। इससे बहुत ही जल्द उसने ज़ायू को बचा लिया था। वैसे अब ज़ायू के ठीक होते ही जाओ फेंग की नजर वहाँ हवा में पड़ती है, जहाँ ली और उसकी वो साथी डिसाइपल जा रही थी। वो दोनों ही अभी आपस में बात कर रहे थे, जहाँ ली को वो साथी डिसाइपल कह रही थी कि इन फिश मॉन्स्टर्स की वजह से हमारे कितने सारे साथी मारे जा चुके हैं। इस पर ली कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब सिर्फ अंकल शैंगुआन ही कुछ कर सकते हैं। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे, लेकिन इधर जाओ फेंग ने उसकी सारी बात सुन ली थी। वो कह रहा था कि लगता है फिश मॉन्स्टर्स किसी बात से गुस्सा है, लेकिन अब इसका क्या कारण है ये चीज तो हमें अंकल शैंगुआन ही बता सकते हैं। और इसके बाद वो भी उनके पीछे चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और उसके वो साथी एक अलग सी जगह पर पहुँच चुके थे। ये एक दूसरी पहाड़ी थी और यहाँ पर कोई नहीं था। ये आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें आवाज आती है कि आखिर वो फिश मॉन्स्टर हमारी वैली में क्या कर रहे हैं और आखिर वो हमसे गुस्सा क्यों है। इस चीज पर ली जवाब देता है कि अभी कुछ ही दिन पहले वो फिश मॉन्स्टर मास्टर लू से मिलने के लिए आए थे और उनके साथ उनके लीडर भी थे, लेकिन लौटते वक्त किसी आउटसाइडर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। पर अब उसी बात से फिश मॉन्स्टर गुस्सा है और इसलिए वो हमला कर रहे हैं। अब इस चीज पर शैंगुआन कहता है कि आखिर वो मर्डरर है कौन जिसने हमें फंसा दिया। इस पर ली कहता है कि मुझे उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है, हम अभी बस उसे ही ढूंढ रहे हैं। अब इसे शैंगुआन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर तब लूशन कहाँ था,
क्या उसने मर्डर को नहीं देखा? वैसे असल में जिस मास्टर को हम अभी स्टार्ट से देख रहे हैं उसका ही नाम लू शेन है। अब ली शेंगवन को समझाता है कि भले ही हम अब तक उसे नहीं पकड़ पाए हो, लेकिन मास्टर लू भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, इसलिए हम जल्द ही उन लोगों को ढूंढ लेंगे। वैसे अब शेंगवन कहता है कि ये फिश मॉन्स्टर इतने अजीब हैं कि हम उन्हें खुद से कंपेयर भी नहीं कर सकते। फिर आखिर हम उन पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? ये सब सिर्फ वैली लीडर के कारण हो रहा है। हालांकि मुझे अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर ली कहने लगता है कि मैं आपको ये बताने भी आया था कि आपको हमारे साथ चलना है, क्योंकि वैली लीडर आपको बुला रहे थे। अब ये सुनकर शेंगवन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके बाद वो जगह जमने लगी थी। वैसे जगह जब फ्रीज होती है तो ये बर्फ वहाँ जाओ फेंग तक भी पहुँचती है, लेकिन वो सही वक्त पर वहाँ से हट जाता है और नीचे खाई में कूद जाता है। अब इस तरह शेंगवन उन दोनों से कुछ नहीं कहता, पर फिर भी शायद उसने जाओ फेंग की एनर्जी को महसूस कर लिया था। वो अभी बस जाने के लिए हाँ कर देता है और बोलता है कि मैं सच में बहुत टाइम बाद वैली में फिर से जा रहा हूँ। अब तो मैं वहाँ के रास्ते भी भूल चुका हूँ। वैसे अब उनके तीनों के जाने के बाद हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो कि खाई में कूदकर बच गया था। हालांकि इस चीज में उसका एक हाथ जम चुका है, लेकिन फिर उस बर्फ को तोड़ते हुए कहता है कि सच में शेंगवन से मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। और अब उसका इतने कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।